डीम कन्वेंस कराना है, उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन क्लियर हुआ रहना चाहिए। हर एक फ्लैट का अगर रजिस्ट्रेशन कोई भी कारण की वजह से नहीं हुआ है, एटलीस्ट आपको स्टैंपिंग कंप्लीट किया हुआ रहना चाहिए। समझो बिल्डिंग पुरानी हो गई, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, डिलैपिडेटेड हो गया, 15-20 साल लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया, मरम्मत नहीं किया, तो 2 करोड़ 3 करोड़। हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज़ के खास पॉडकास्ट में। हम हमेशा अवेयर और एजुकेट करते हैं पॉडकास्ट के जरिए कि आप हाउसिंग सोसाइटी में जो रहने वाले तमाम लोग हैं वो हाउसिंग सेक्टर का नॉलेज हो और तमाम जो रीडेवलपमेंट से रिलेटेड है वो भी नॉलेज है। तो आज भी हम अहम सब्जेक्ट लेके आए डीम कन्वेंस महानियम अभियान। ये महाराष्ट्र का एक बेहतरीन कानून है जिसपे जमीन का मालिकाना हक भी मिलता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। हमारे साथ में एक्सपर्ट मौजूद है एडवोकेट नरेश भाई, जो इसका महासेवा के कंसल्टेंट एडवोकेट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित ही डीम कन्वेंस से रिलेटेड जो सवाल हैं लोगों के मन में, वो उनके जवाब हम इस पॉडकास्ट के जरिए देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल सर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द डीम कन्वेंस। डीम कन्वेंस कराना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये आपका सवाल है। अब देखिए, डीम कन्वेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाउसिंग सोसाइटी हुआ रहना चाहिए। अगर कोऑपरेटिव, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी है कि अगर समझो कि अपना क्या बोलते हैं कि जो टेनेंटेड प्रेमाइसेस है तो वो डीम्ड कन्वेंस करना चाहते हैं, ऐसा करके बोलते हैं, बट उनको टेनेंटेड प्रेमाइसेस को डीम्ड कन्वेंस वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। ये अगर मोफा कायदे के अंतर्गत जो फ्लैट वगैरह सेल वगैरह हुआ है तो उनके लिए लागू, ठीक है। पहले उनको हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी बनाने के बाद 4 महीने के बाद या एग्रीमेंट में जो टर्म्स लिखा है उसके मुताबिक उनका कन्वेंस का प्रस्ताव वो कर सकते हैं। अब अगर डीम्ड कन्वेंस के लिए जाना चाहते हैं, समझो कोई भी कारण, बिल्डर अवेलेबल नहीं है, लैंड ओनर अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल होने के बावजूद भी वो सरकार नहीं कर रहा है सोसाइटी के नाम पे ज़मीन हस्तांतरण करने के लिए, तो आपके पास कायदे का आप इस्तेमाल कर सकते हो और इस्तेमाल करके आप डीम्ड कन्वेंस में आप जा सकते हो। डीम्ड कन्वेंस में जाने के लिए पहला डॉक्यूमेंट आपका एक सोसाइटी हुआ रहना चाहिए। तो सोसाइटी हुआ है करके प्रूव करने के लिए, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आप कोई भी एक कोर्ट में जाते हो या एक अधिकारी के पास आपका एक कोई भी एक दावा दाखिल करते हो, तो हर चीज़ प्रूफ के ऊपर चलती है। आप साक्ष्य और आधार के ऊपर चलती है, आप साक्ष्य क्या दे रहे हो, राइट। तो अभी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ है करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। फिर अमुक बिल्डर ने ये बिल्डिंग बांधा हुआ है और आपको फ्लैट सेल किया है, या आपका प्रीडिसेसर इन टाइटल, आपको जिसने सेल किया उनका जो पहले का रहवासी है उनको बिल्डर ने सेल किया था, तो वो एक एग्रीमेंट होगा, मोफा का एग्रीमेंट बोलता है, वो मोफा का एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है, कि आपको फ्लैट सेल हुआ है करके बोलने के लिए, आप प्रॉपर्टी बेचा है, आपको फ्लैट बेचा है, तो एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का जरूरत पड़ेगी। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हर एक मेंबर का, आज अगर समझो 2012 के बाद अगर कोई सेल हुआ है उसमें चेन ऑफ एग्रीमेंट लगेगा। 2012 के पहले का है तो सिंपल जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसका एग्रीमेंट स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ ये लगेगा, और एक बिल्डर ने सेल किया हुआ एग्रीमेंट का कॉपी अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। एंड जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का भी दे रहे हो आप, उसका स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन क्लियर हुआ रहना चाहिए हर एक फ्लैट का। अगर रजिस्ट्रेशन कोई भी कारण की वजह से नहीं हुआ है, एटलीस्ट आपको स्टैंपिंग कंप्लीट किया हुआ रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका अलग से अलग परिणाम है, तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। हमारा जो का डिस्कशन का मुद्दा जो है, विषय जो है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती है, तो उसको हल कर सकते। फिर बिल्डिंग, अमुक बिल्डिंग बांधा हुआ है कि बिल्डिंग का बांधकाम हुआ है और बिल्डिंग हुआ है, कोई भी एक प्राधिकरण रहता है, बराबर। कोई भी एक बांधकाम करना चाहते हो, अनधिकृत, अगर आपके पास कोई भी परमिशन नहीं है, आपके पास कोई अप्रूवल नहीं है, तो उसको अनधिकृत बांधकाम बोलते हैं, राइट। तो अगर आपके पास अप्रूवल है तो आपको बिल्डिंग प्लान प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि अगर लोकल अथॉरिटी बोलते हैं कि अगर समझो गांव खेड़े में मतलब नगर परिषद बोलते हैं, या अलग अलग नाम से लोकल अथॉरिटी को जाना जाता है। अगर मुंबई में अगर आप स्पेसिफिकली बोलोगे तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या अगर म्हाडा है, या अगर एसआरए है, या अगर आप सिडको के एरिया में जाओगे तो सिडको है। तो ये प्राधिकरण है कि एक अथॉरिटी है कि बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करने की, तो वहाँ से बिल्डिंग प्लान लगेगा। और उसके साथ साथ अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, जहाँ पर सी
चीफ इंजीनियर का सही होगा कि ये बिल्डिंग प्लान को अप्रूव किया है। तो वेरियस बिल्डिंग प्लान अप्रूव होते हैं, लेकिन हमें लास्ट बिल्डिंग अप्रूवल प्लान की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ भी अगर आप डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन में आप जोड़ सकते हो, और ये बहुत ही एक ठोस सबूत हो गया कि आपका जो बिल्डिंग अप्रूव हुआ है और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है करके। अगर समझो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको एक अलग से एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसका जिम्मेदारी हमारी रहेगी करके, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये हो गया बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको बताया। फिर कौन सा जमीन के ऊपर आपका बिल्डिंग का बांधकाम हुआ, किस जमीन के ऊपर, तो ये हमें प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए कि 7/12 रहेगा और प्रॉपर्टी कार्ड रहेगा। कोई जगह पर प्रॉपर्टी कार्ड अगर समझो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हुआ है तो अपने को प्रॉपर्टी कार्ड भी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें 7/12 देना पड़ेगा, और कमी जास्त पत्रक करके बोलते हैं उसका भी हमें डॉक्यूमेंट्स सबमिशन करना पड़ेगा। इसके अलावा कि सिटी सर्वे मैप बोला जाता है, ये सिटी सर्वे मैप की ज़रूरत भी पड़ती है, तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये जो डॉक्यूमेंट जितना भी मैंने आपको बताया, 7/12 उतारा, गाँव नमूना 6 बोला, या अगर समझो सिटी सर्वे प्लानिंग रिमार्क बताया, तो ये सभी डॉक्यूमेंट रेवेन्यू अथॉरिटी से मिलती है। आप तहसीलदार ऑफिस में या अगर समझो सिटी सर्वे ऑफिस में से आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा कि अगर समझो कोई जमीन जो है ना उसको टर्म प्लानिंग कर दिया गया है, टर्म प्लानिंग हो चुका है, जैसा कि टर्म प्लानिंग स्कीम नंबर 1 ऑफ सांता क्रूज, माहिम, बोरीवली और बहुत सारी जगह पर उसको टर्म प्लानिंग करके ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया गया। तो जहां पर टर्म प्लानिंग हुआ है तो टर्म प्लानिंग रिमार्क भी हमें लेना पड़ेगा। ये बीएमसी से हम पा सकते हैं टर्म प्लानिंग, शायद वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा आज बीएमसी का वेबसाइट, अमुक फीस देने के बाद आपको वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी ये रेवेन्यू रिकॉर्ड दे रहे हो या अगर समझो टाउन प्लानिंग रिमार्क आप दे रहे हो तो वो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। लेटेस्ट रिमार्क हमें सबमिशन करना चाहिए। तो ये हो गया आपका जमीन का रिलेटेड डॉक्यूमेंट, राइट। बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपका प्लानिंग अथॉरिटी के पास रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप के बीएमसी से पा सकते हो या माडा से पा सकते हो, जो आपका अधिकारी है, प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी ने आपका बिल्डिंग को अप्रूव किया है, वहां से आप पा सकते हो। बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गया, एंड जमीन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, और हो गया आपका मूफा एग्रीमेंट हो गया, उसका स्टैम्प ड्यूटी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया। उसके बाद जमीन मालक और बिल्डर अलग है, तो यहाँ पर बिल्डर के पास कौन सा अथॉरिटी है किसी और का जमीन के ऊपर बिल्डिंग बांधने का, तो ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होता है या डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी अपने को देना पड़ेगा। वो एक साक्षाधार, राइट, कि अमुक आदमी का जमीन था और उसके ऊपर अमुक बिल्डर ने अपना बिल्डिंग का बांधकाम किया है करके, ये प्रूव करने के लिए ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जब भी बिल्डिंग का बांधकाम होते हुए एक पावर अटर्नी भी रजिस्टर्ड होती है, राइट, पावर अटर्नी भी दिया जाता है जमीन मालक बिल्डर को कि वेरियस डिपार्टमेंट में जाके आप अप्रूवल ले। हर जगह पर बिल्डर लैंड ओनर को बुला नहीं सकता है या आ नहीं सकते हैं, और हर बार बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक पावर अटर्नी भी लिया जाता है। अगर उस पावर अटर्नी है तो डीम्ड कन्वेंस, अगर समझो उस पावर अटर्नी में क्लॉजेस है एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरा है, रजिस्टर किया हुआ है, तो आप बिल्डर का सहकार है तो बिल्डर से भी वो पावर अटर्नी के बेसिस के ऊपर आप कन्वेंस प्राप्त कर सकते हो। डीम में भी मतलब ऑपरेशन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पावर अटर्नी का हो गया। डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, राइट। इसके अलावा अगर समझो एक लेआउट प्लॉट है, सिंगल प्लॉट है, तो हमें सीधा साधा पता चलेगा कि 800 स्क्वायर मीटर का जमीन है या 1000 स्क्वायर मीटर का जमीन है, उसके ऊपर अमुक एरिया का बांधकाम किया है, और पूरा का पूरा जमीन, या अगर वेरियस डिपार्टमेंट, अगर चेंबूर में गाउटन में है, गाउटन में अगर समझो एफएसआई कम रहता है, तो बिल्डिंग प्लान वगैरह स्टडी करने के बाद, उसका अभ्यास करने के बाद पता चलेगा कि इधर क्या है, कितना मिलेगा करके, राइट। अगर समझो एक ही प्लॉट के ऊपर 2 बिल्डिंग है, तो वहां पर अलग अलग बिल्डिंगों का अलग अलग एफएसआई
मतलब कंस्ट्रक्शन किया हुआ है अलग अलग, तो हमें एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी है कि हमारा बिल्डिंग के लिए, अगर 2 बिल्डिंग है, कि हमारा बिल्डिंग के लिए कितना ज़मीन का हकदारी है, हमारा बिल्डिंग कितना ज़मीन के लिए हकदार है, तो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये मोटा मोटा डॉक्यूमेंट हमें लगेगा। मतलब आपने मोटा ऊपर यहाँ पे कंप्लीट बता दिया कि हीरा वाटी कंप्लीट बता दिया, लेकिन जैसे जैसा केस डेवलप होगा और भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ सकती है, बट जिस प्रकार से सामने वाले का ऑब्जेक्शन रहेगा, जरूरत पड़ने पर हमें और वेरियस डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए हमें शायद अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ सकता है। अधिकारी रिक्वायरमेंट्स कर सकता है कि ये नहीं, मतलब अगर जो ऑब्जेक्शन है उसको अगर ओवर रूल करने के लिए, अगर सामने वाले ने कोई एक ऑब्जेक्शन डाला हुआ है कहीं या कहीं, अथॉरिटी को वो वैलिड लग रहा है, तो उसको ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट से ही आप कर सकते हो। आपका वर्बल सबमिशन या रिटन सबमिशन को चलेगा नहीं। कोई भी एक वैलिड क्वेश्चन उठाए तो उसको कागज पत्र के जरिए ही आप जवाब दे सकते हो। तो वो डॉक्यूमेंट जैसा केस डेवलप होगा उसके बेसिस के ऊपर फिर आगे का होगा। और इसके अलावा वेरियस जजमेंट लगेगी, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है। जो भी है वो डॉक्यूमेंट, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही है मेरा, जो केस को मजबूत करने के लिए। सो वो भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये सब मोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट लगेगा, एंड केस टू केस बेसिस, कभी लग सकता है, नहीं लग सकता है, और ज्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। ओके सर, सेकंड सवाल है डीप कन्वेंस का इम्पोर्टेंट क्या है और ये किस तरह से रीडेवलपमेंट में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है? देखिए, आज बिल्डिंग बनी है, आपने फ्लैट खरीदा है, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 15 साल हो गया, आपने रह लिया, तो आपका हक क्या है? आपका हक उस जमीन के ऊपर जरूर है, बट जब तक आपका नाम पे कन्वेंस नहीं होगा तो आपका ऑक्यूपेशनल राइट्स रहेगा, आप एंजॉय कर सकोगे, आप वहां पर रह सकते हो, उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का आपको बाधा नहीं है। लेकिन जब आपको समझो बिल्डिंग पुरानी हो गई, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, डिलेबरेटेड हो गया, 15-20 साल लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया, मरम्मत नहीं किया, तो 2 करोड़ 3 करोड़ शायद मरम्मत का खर्चा आएगा। तो लोगों को लगता है कि 3 करोड़ रुपए मैं क्यों खर्चा करूं, वैसा भी तो और 3-4 साल के बाद वापस वही परिस्थिति अगर वापस आने वाली है तो मैं क्यों ना रीडेवलपमेंट करूं। ये एक विचार सभी के मन में आता है। और एडिशनल FSI है तो मुझे एक रूम ज़्यादा मिलेगा, जैसे सब फैमिली ग्रो हुआ है तो एक एरिया भी, एडिशनल एरिया भी एक रिक्वायरमेंट होता है, राइट। तो अगर समझो आप ये चाहते हो कि आपका बिल्डिंग को रीडेवलप करना चाहते हो, एडिशनल एरिया लेना चाहते हो, जब तक आपके नाम पे कन्वेंस नहीं है तब तक आपका वहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिकार स्थापित नहीं होता है कि जो आप वहाँ पर उस ज़मीन के ऊपर आपने 30 साल रह लिया, 15 साल ले लिया या रह लिया, 50 साल रह लिया, उस ज़मीन के ऊपर आप किसी भी प्रकार का बांधकाम नहीं कर सकोगे। हवा में मतलब आपका स्ट्रक्चर राइट से लेकिन लेट कर रहा है, राइट से आप रह सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। सो लॉन्ग बिल्डिंग नहीं गिरा तो आपका है, द मोमेंट बिल्डिंग गिरा आप वहाँ पर रह तो नहीं सकोगे, राइट। तो वहाँ पर एक थ्रेट है कि वहाँ पर कोई एक एनक्रोचमेंट हो सकता है। एनक्रोचमेंट मतलब स्लम डेवलप हो सकता है, ये एक दिक्कतें हैं। दूसरा दिक्कत ये है कि आप वहाँ पर बांधकाम नहीं कर सकते हो, पहले आप कन्वेंस दे लो फिर बांधकाम करो, बराबर। जो ज़मीन मालक है वही हर एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन कर सकता है और ज़मीन मालक का ही एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाए। आप में ज़मीन मालक नहीं हूँ तो वहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का बांधकाम के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकूँगा। किसी भी प्रकार का मुझे IOD, CC या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट या किसी भी प्रकार का अप्रूवल नहीं मिलेगा कि पहला आपके पास कन्वेंस है क्या, सेकेंड एडवोकेट का सर्टिफिकेट है क्या कि इनके नाम पे टाइटल है करके, तभी जाके बिल्डिंग अप्रूवल डिपार्टमेंट में अपना जो बिल्डिंग अप्रूवल का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। जब तक मेरे नाम पे कन्वेंस नहीं है तो मैं किसी और का ज़मीन के ऊपर बांधकाम करने का कोशिश नहीं कर सकूंगा, भले आपका 30 साल पुरानी सोसाइटी हो। कन्वेंस आया तो आपके पास पूरा अधिकार आएगा, तो आप सेल्फ रीडेवलपमेंट करना चाहते हो तो सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकते हो, या अगर समझो आपको किसी बिल्डर को चुन के बिल्डर के जरिए अगर आपको रीडेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके पास कन्वेंस नहीं है तब तक आप इस प्रकार का विचार में नहीं, विचार जरूर कर सकते हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकोगे आप, क्योंकि आखिरकार जब आदमी
विंडो पे जाता है गवर्नमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट में, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पेपर लगते हैं, लिखित दस्तावेज लगते हैं, और वो यदि आपके पास नहीं है तो आप हवा में आपका घर है। डीम कन्वेंस इतना इंपॉर्टेंट कानून है। सर एक आखिरी सवाल कि हाउसिंग सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए डीम कन्वेंस का स्पेशल ड्राइव गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट चलाता है, महाराष्ट्र शासन टाइम पे चलाती है, महासेवा में काफ़ी सारे फ्री अवेयरनेस सेमिनार्स करती है, और जब भी लगता है लोग इंटरेस्ट नहीं लेते सर डीम कन्वेंस में। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, एक तो ये इस पे कि डीम कन्वेंस के प्रति कैसी हाउसिंग सोसाइटी में माहौल है, क्या वो जब रीडेवलपमेंट करवाना जब भी जरूरत पड़ती है, और डीम कन्वेंस जिन सोसाइटियों को मिला आ रही था वो कितनी रीडेवलपमेंट में गई है? आपका पूछना है कि रीडेवलप मतलब सोसाइटी में कन्वेंस के बारे में क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है ये सब, राइट? मेरा ये बोलना है, अगर समझो कि अगर ये भी एक लीगल बॉडी है, बराबर, एक लीगल बॉडी है, एक कंपनी भी लीगल बॉडी है। एक कंपनी लीगल बॉडी है तो वहाँ पर किस प्रकार से कामकाज करना है, क्या करना चाहिए, कायदे का प्रावधान क्या है, आपका राइट्स क्या है, आपका लाइबिलिटीज क्या है, वेरियस कंसल्टेंट अवेलेबल है, बोर्ड रूम रहता है वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स जो मैं थोड़ा सा शायद मुद्दे से अलग जा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अगर एक कंपनी है तो वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी है, कायदा क्या है, कंपनी लॉ क्या है समझाने के लिए, राइट? इनकम टैक्स लॉ क्या है समझाने के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब अलग अलग प्रोफेशनल्स है। बट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसा एक संस्था है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का एक गाइडेंस देने के लिए उनका कमेटी मीटिंग में कोई भी प्रोफेशनल वगैरह नहीं है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है आज के दिन में ऐसा, राइट? तो वो कहीं ना कहीं एक बैकलॉग रहता है, लोगों को अपना राइट्स क्या है और क्या करना चाहिए आज जानकारी नहीं रहती। अगर आप कंपनी देखो अप टू डेट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आज हजारों लाखों कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर आपको डिफॉल्ट हुआ है तो भी कितना कंपनियों का दिखेगा, राइट? बहुत कम कंपनियों का। यहाँ पर क्या है, हर एक हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप देखोगे ज्यादातर सोसाइटियों में लीगल कंप्लायंस बहुत ही कम, मैं जीरो तो नहीं बोलूंगा, बहुत कम है कंपेयर जो कायदे के अनुसार होना चाहिए, राइट? आज जो है इसको मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 24 ये किया हुआ है कि वहां पर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए हर एक हाउसिंग सोसाइटी में, तो और ये हो रहा है। तो आज लोगों को जानकारी ज्यादा हो रहा है, एंड बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटियों ने भी कन्वेंस लिया हुआ, लेकिन जिस प्रकार से जिस प्रतिशत में होना चाहिए था वो रेट में नहीं हो रहा है। ये कारण कमेटी मेंबर्स को ही जानकारी नहीं, ये एक कन्वेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर जानकारी होता था 30 साल 35 साल नहीं लगता था, राइट? ये एक मुद्दा है। सेकेंड मुद्दा ये है कि ना कोई एक्शन ले रहा है। तीसरा ये है कि अगर समझो कोई भी सोसाइटी में अनबन रहता है, 2 टीम रहती है, तो अपने को एक मत होना चाहिए। अगर समझो सोसाइटी के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो एक मत होना चाहिए, और कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको साथ देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके ये कोई भी एक कन्वेंस लेना एक छोटी सी काम नहीं है, या अगर आपका रिपेयरिंग भी करना छोटा सा काम नहीं है, वो बड़ा काम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला आदमी चाहिए, और कहीं ना कहीं कमेटी मेंबर के अंदर भी डर रहता है, अगर मैं ये काम करके आगे बढ़ूँ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन या कार्रवाई न हो। तो ये रीज़न है। तो कहीं ना कहीं हाउसिंग सोसाइटी का जो कन्वेंस का प्रक्रिया है वो बैकलॉग है, या अगर पीछे पड़ता है, आई मीन मतलब रह जाता है। और जब जरूरत मतलब जब बिल्डिंग गिर रही है तो अभी ये तो करना ही है, और कोई चांस नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, और उस समय पर वो कर लेते हैं। और कभी कभार बिल्डर को भी अपॉइंट करते हैं, और वहां पर भी कहीं ना कहीं गलती होती है, और अपना गलतियों का नतीजा भुगतते हैं। जैसे गांव में कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदा जाता है। यस। तो आग लगने पर कुआं न खोदे, उसके पहले उसकी व्यवस्था करें। जब आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, जर्जर आग में, जैसे गोली उली में, कोई भी चीज में लास्ट मोमेंट में अगर करने के लिए जाऊं तो मैं 20% 30% ज्यादा ही दूंगा एक्चुअल कीमत से। मैं 30%, क्योंकि आज मुझे जरूरत है, उसको करना ही है। बेघर हो गए, आपका स्ट्रक्चर टूट गया, करेक्ट, तो फिर वो उसके पहले आप जब आग लगे उसके पहले कुआं खोदना, आपकी व्यवस्था करना। इसी तरह से डीप कन्वेंस जो जमीन का मालिकाना हक है वो आपको पहले से ही लेके रखना, नहीं कि इंतजार करें कि बिल्डिंग जर्जर हालत होगी या हमको रीडेवलपमेंट करना। तो ये आपका अधिकार है, राइट से आप सोसाइटी के सभी मेंबर मिलकर एसजीएम में या एसजीएम में तय करें तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसको। सर कितनी संख्या है जो आपके पास एज ए
डीम कन्वेंस जिसका करवाया, क्योंकि ये जो है डीम कन्वेंस का प्रारूप है, ड्राफ्ट है, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के खुद आपके अपने महासेवा के जो चेयरमैन है महाराज सोसाइटी वेलफेयर के सीए रमेश प्रभु जी लिखा है। डीम कन्वेंस के रैनक है रमेश प्रभु जी, उन्होंने ड्राफ्ट लिखा है और फाइट भी की, तो आज वो जमीन का मालिकाना हक लोगों को मिल रहा है। सर कितनी सोसाइटियाँ मतलब जब आपके पास आई डीम कन्वेंस, आपने ऑर्डर दिलवा दिया, फाइनल 4 स्टेज पे करवा दिया और वो आज रीडेवलपमेंट में गई? ऐसा देखिए, बहुत सारा सोसाइटियों का आज डीम्ड कन्वेंस का कायदा लागू होकर के 13-14 साल हो गए। 2010 में हुआ है, 2010 से चालू हो गया। अगर आज 14 साल तो पूरा हो जी है। 14 साल में बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वेंस हमने कर दिया है और बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलप भी हो चुकी है। तो अगर बोलने के लिए चाहूँ, जो मेरा नज़र में है, न्यू वंदना सोसाइटी करके बोरीवली में है, तो एक बिल्डर हमारे संपर्क में आए थे और उन्होंने हमसे कन्वेंस करा लिया था उस सोसाइटी का और तुरंत उन्होंने रीडेवलपमेंट भी कर दिया। 2012-13 में शायद बिल्डिंग का बांधकाम भी पूरा हो गया रहेगा। 2011 में उनका सोसाइटी का कन्वेंस हुआ था या 15 में उनका कंप्लीट हुआ रहेगा रीडेवलपमेंट। ये एक बता रहा हूँ मैं। और बहुत सारा सोसाइटी ने हमें शायद बताया भी नहीं रहेगा, नोटिफाई भी नहीं किया रहेगा कि हमने वो ऑर्डर लेके गए, ऑर्डर लेके कन्वेंस भी कर लिया, नेम चेंज भी कर लिया, सब कर ली रह गया। बिल्डिंग रीडेवलपमेंट का शायद करके भी लिया रहेगा, लेकिन ये जो हुआ है वो मेरा ध्यान में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारा सोसाइटी ने करके लिया रहेगा। ऐसे कोई सोसाइटी है, सोसाइटियां हैं जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस कर चुकी है, जिनको डीम कन्वेंस का अधिकार मिला बराबर। और गवर्नमेंट भी इसका पॉजिटिव है कि डीम कन्वेंस लोग ज्यादा ले, क्योंकि लगभग आंकड़ा देखा जाए तो सवाल ये डीम्ड कन्वेंस का प्रोविजन लाया लोगों का मुश्किलें कम करने के लिए, कन्वेंस प्राप्त करने के लिए। बोलने के लिए जाऊँ तो अगर समझो, अगर आप कोर्ट में कोई भी कोर्ट में जाते हो, वहाँ पर मैं कोर्ट का कोई ये नहीं कर रहा हूँ, आई मीन मतलब समय ज़्यादा लग नहीं रहे करके बता नहीं रहा हूँ। आई मीन मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस है वहाँ पर उनके पास नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है, एक। सेकेंडली उनको वेरियस स्टेजेस है, राइट, वेरियस स्टेजेस, हर एक स्टेजेस को क्लियर करते करते 7 से 8 साल लग ही जाते हैं। फिर अपील का प्रावधान है। ऑफकोर्स डीम कन्वेंस ऑर्डर को आप सिविल कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। अगर किसी को अगर समझो नाइंसाफी लग रहा है कि डीम कन्वेंस ऑर्डर जो अमुक सोसाइटी के नाम पे दिया है, उसका वो ऑर्डर से हमारे ऊपर नाइंसाफी हुआ है, अगर लगता है जमीन मालिक को, बिल्डर को, वो सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं, रेट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं उनके ऊपर। तो अगर ये फास्टेस्ट रेमेडी है, 1.5 से 2 साल के अंदर आप अपना कन्वेंस का अधिकार जो है आप प्राप्त करके ले सकते हो। सोसाइटी जमीन मालिक बन सकती है, रीडेवलपमेंट पॉसिबल है। या अगर समझो पूरा प्रॉपर्टी अगर बेचना भी चाहते हो तो भी आप आराम से बेच सकते हो, राइट। एंटायर बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अगर कोई एक कॉर्पोरेट अगर समझो लेना चाहता है और अपना उधर कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना चाहता है और कोई भी कारण की वजह से सोसाइटी का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको अच्छा मूल्य मिल सकता है। एंड राइट सब पॉसिबल है जब आपके पास कन्वेंस है। इसके अलावा भी समझो कोई भी अगर समझो गवर्नमेंट का अगर आपका जमीन के ऊपर रिमार्क आया है, डेवलपमेंट प्लानिंग रिमार्क, उसका भी अगर आपको अगर समझो भुगतान लेना है किसी भी प्रकार का, वहां से अगर आपको कॉम्पेंसेशन मिल रहा है तो आपके पास कन्वेंस होना चाहिए। आपके TR कार्ड में, प्रॉपर्टी कार्ड में आम होगा तभी आपको मिल सकता है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आई मीन बॉटम लाइन कन्वेंस इज मस्ट, बट कोई भी कारण की वजह से उसको बहुत ही मतलब कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अपना रेगुलर बिजनेस को ही चलाते हैं, जहां पर मेंटेनेंस का बिल इशू करो, कलेक्शन करो, अपना रिक्रिएशन एक्टिविटीज जो है करो, और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है, कन्वेंस के ऊपर ध्यान कम जाता है। बिल्कुल, आपकी ये हाउसिंग सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक मस्ट है और इसे इग्नोर ना करें, वो कन्वेंस हो या डीम कन्वेंस हो। डीम कन्वेंस का कानून सरकार ने बड़ा पॉजिटिव बनाया है और वो उसको आप जाके कर सकते हैं। मैं हर इसमें बोलता हूँ, ये एक डीम्ड कन्वेंस हाउसिंग सोसाइटी के लिए वरदान है, जो जितना कम समय में आप प्राप्त कर सकते हो वो कर सकते हो, राइट। तो वो आप और हर एक प्रॉब्लम का हाउसिंग सोसाइटी का कन्वेंस को लेकर के, जहाँ पर जमीन मालिक मिल रहा है, लैंड ओनर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर समझो उनका नाम नहीं चढ़ा हुआ है, XYZ रीजन है, तो डीम्ड कन्वेंस रामबाण है। बिल्कुल, यह एक रामबाण है जो आपकी सोसाइटी को जमीन का मालिकाना हक भी दिलाएगा और उस जमीन का मालिकाना हक दिलाने के साथ साथ
नए घर में तब्दील करेगा। जो आपकी जमा पूंजी का घर था पुराने 40 साल 50 साल पहले जो लिया था आपने, आज वो बढ़कर जो एरिया मिलेगा वो आप नए घर में आप नए आपकी जनरेशन के साथ में सपना देख सकते हैं। इसलिए डीप कन्वेंस बहुत जरूरी है। यदि डीप कन्वेंस के रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज करनी, कुछ जानकारी लेनी है तो एडवोकेट नरेश भाई से अपॉइंटमेंट लेकर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम नंबर दिखा उस पर आप महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और बात कर सकते हैं एडवोकेट नरेश भाई से। सर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आते रहिए और लोगों का अवेयर करते रहिए। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और यदि डीप कन्वेंस से रिलेटेड कुछ सवाल है तो नीचे चैट बॉक्स में लिखते हैं, उसके जवाब दिए जाएंगे। और यदि आपको 1 to 1 बात करना मिलना है तो मैंने नंबर शेयर किए, एडवोकेट नरेश भाई से आप मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू।